नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम विशेष क्या करने वाले हैं, तो आज बात करेंगे हम पोजिशनल नज़रिए से कमोडिटी मार्केट के बारे में। अगले 1 से 2 महीने में कमोडिटी का मार्केट किस तरह का होगा, नॉन एग्री का मार्केट किस तरफ जाएगा, एग्री का मार्केट किस तरफ से जाएगा और यहाँ से किस तरह की टॉपिक आपकी होंगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ नवनीत दामानी है मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही हमारे साथ बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी से, और साथ ही अजय केडिया होंगे, केडिया कमोडिटी के जो रिसर्च हेड भी है और एमडी भी हैं। साथ ही हम ग्राउंड पर किसानों से बात की है और एमनी हेल्थ के एमडी से भी खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे कि खेती किसानी की क्या हालात है। लेकिन सबसे पहले पोजिशनल नज़रिया लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट को लेकर क्या नज़रिया है। बीरेंद्र सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा सोने चांदी को लेकर। जिस तरह से एक सुस्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि फेस्टिव डिमांड का फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, क्या लग रहा है अगले 1 से 2 महीने में सोने की चाल आपको क्या दिख रही है बीरेंद्र सर? सोना पर्टिकुलरली सीमित दायरे में रहेगा और जितने भी बुलिश फैक्टर्स थे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क या इन्फ्लेशन, सेफ हेवन डिमांड, ये सब थोड़े डिस्काउंट हो गए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन काफी टोन डाउन हुआ पिछले 2-3 महीनों में। वैसे तो लास्ट अक्टूबर में 9% था सीपीआई, वो अभी 3% आ गया है। तो इन्फ्लेशन हेज की जो डिमांड है, जो आर्ग्यूमेंट थी, वो थोड़ी डिम हो गई है। और रशिया यूक्रेन भी अब वो भी डिस्काउंट हो गया है। तो अब कोई नया फेयर चाहिए गोल्ड को बूस्ट करने के लिए। अगर नया फेयर नहीं आता है तो ग्रेजुअली वी में सी 1-2 महीने में शायद हम 57,000 57,500 के आसपास देखेंगे। इंटरिम टॉप मार्केट में बना हुआ है करीबन 60,561,000 का। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक सेल ऑन राइस की नीति होनी चाहिए। अब नवनीत जी, आपसे मेरा सवाल होगा दोनों ही कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। उम्मीद थी कि चांदी जल्द 80,000 रुपये चली जाएगी, क्या लग रहा है आपको? और गोल्ड को लेकर भी, क्या गोल्ड और सिल्वर फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा और कब तक बनाएगा? आपको उम्मीद है कि 2 महीने में, 1 महीने में या दिवाली तक गोल्ड और सिल्वर दोनों पे नए रिकॉर्ड दिख सकते हैं? नवनीत जी। कल विश्वमोहन जी, लास्ट कुछ हफ्तों से हमने देखा कि दोनों ही कमोडिटीज के प्राइस में एक दबाव का माहौल बना हुआ है। और जैसे बीरेन सर ने भी बताया कि काफी सारे जो हेडविंड्स, जो टेलविंड्स थे, वो हेडविंड्स बन के सामने आ गए गोल्ड के, और प्राइसेस को टाइम एंड अगेन कैप करते जा रहे गेंस को। मुझे लगता है जब तक कोई नया ट्रिगर या बड़ा फैक्टर अब नहीं आ जाता है गोल्ड प्राइसेस को भगाने के लिए यहाँ से ऊपर, तब तक थोड़ा सा नरमी का रुख रह सकता है प्राइस में। हमने देखा है कि चाइना के इंपोर्ट भी करीब करीब 35% डाउन है, डोमेस्टिक इंपोर्ट नंबर भी कुछ खास नहीं है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी सबसाइड होते हुए नजर आ रहा है। तो एक नरमी का रुख छाया हुआ है, और करीब यहाँ से 4 से 5% प्राइसेस नीचे आ जाए, ये ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है दिवाली तक, rather देन गोइंग अपसाइड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1810 1820 देखने के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए इंटरनेशनल टर्म्स में, और डोमेस्टिक टर्म्स में 57 57,500 तक के स्तर आ जाए तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट होने लगेगा। रहा सवाल चांदी का, तो टाइम एंड अगेन हमने काफी बुलिश बायस चांदी में आते हुए देखा है। एक हेल्दी करेक्शन बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रहा है, गोल्ड में देखने मिल रहा है, जिसका एक दबाव चांदी के प्राइसेस में भी बना हुआ है। पिछले महीने करीब करीब 8% की बढ़त के साथ ट्रेड करा था, और इस महीने करीब 6% की नरमी चांदी के प्राइस में दिख रही है। मुझे लगता है 70,000 के आसपास के सर बहुत अच्छे लेवल है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। मीडियम टर्म की अवधि में चांदी में अभी भी बुलिश बायस है, और दिवाली तक हम यहाँ से 8 से 10% के रिटर्न पॉजिटिव साइड पे देखें, ये हाईली पॉसिबल हो सकता है। तो एक बायस मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे चांदी में बाय की रणनीति रहेगी और सिल्वर गोल्ड प्राइसेस में हमको थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है। बीरेंद्र सर, अब गोल्ड को लेकर आपका भी व्यू मैं जानना चाह रहा हूँ। दिवाली तक क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल सोने की यहाँ से रहेगी दिवाली तक के लिए, क्या नजरिया है आपका? इसमें काफी सारी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी क्योंकि एक तो फेड की मीटिंग कैसी रहती है, मीन्स फेड हाइक पे जाता है या नहीं। दूसरा कि पर्टिकुलर अगला साल इलेक्शन का साल है अमेरिका में। तो उस दिशा में भी कुछ जो अमेरिका में अभी फिलहाल हम जो पॉलिटिकल इवेंट्स देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मेरा फोकस है वो ये है कि साउथ सी में जो स्पेशली ताइवान फैक्टर और चाइना फैक्टर, क्योंकि ताइवान में भी अक्टूबर 22 में चुनाव है। तो बहुत सी फिकल पोजीशन, या तो जिसको काफी हम वोलेटाइल कह सके, पॉलिटिकली वोलेटाइल। तो लंबा फोरकास्टिंग तो नहीं करे, मीन्स
भी सिचुएशनल मेरा यूजुअली ऐसा माहौल रहता है कि भाई क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ तो शॉर्ट पिच आए तो हुक कर देना है, और गुड लेंथ मिले तो डक कर देना है, और यॉर्कर मिले तो विकेट बचा लेनी है। ओके, चलिए अब गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर दोनों तरह के फंडामेंटल्स हैं। एक तो लगातार ओपेक प्लस से जिस तरह से सप्लाई कम किए जा रहे हैं उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है और EIA ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में, आने वाले समय में US में रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। इन दोनों खबरों के बीच में नवनीत जी आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल क्या रहेगी? जिनका पोजिशनल व्यू है 1 से 2 महीने का नजरिया है, उनके लिए क्या टारगेट आप देख रहे हैं कच्चे तेल में यहाँ से? विस्मान जी, लास्ट कुछ करीब करीब 2 से 3 महीने में हमने देखा है कि कच्चे तेल में करीब $70 से जो तेजी शुरू हुई थी $84 तक नॉन स्टॉप जाते हुए नजर आई। और प्राइमरीली टाइम एंड अगेन कभी सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रोडक्शन कट आए, कभी रूस की तरफ से प्रोडक्शन कट के अनाउंसमेंट आए, और उसके साथ साथ काफी पॉजिटिव बायस भी हमने देखा है प्राइसेस में आते हुए, फिर टेक्निकल सपोर्ट भी मिलते गया प्राइसेस को, जो कि लार्जली प्राइस में बिल्ट इन हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ पर CPI को फोकस करते हुए, कोर PC को फोकस करते हुए, US नहीं चाहेगा कि कच्चे तेल का प्राइसेस यहाँ से बहुत इंक्रीमेंटली बढ़े, तो वहां पे प्रोडक्शन फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइना की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा रुझाने वाले नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि चाइना में थोड़ी बहुत नरमी और कंटिन्यू रह सकती है अगले कुछ महीनों के लिए। तो इन ऑल डिमांड साइड पुल जो है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, और सप्लाई साइड अभी भी काफी स्टेबल है। एंड दिसंबर 23 के बाद में तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई की थोड़ी सी आवक जो है वो काफी बढ़ जाएगी, जिसके चलते प्राइसेस में यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से कैप नजर आ रहे हैं। एक अच्छा रनअप हम प्राइसिंग में देख चुके हैं, और कंसोलिडेशन का फेज या कूल ऑफ का फेज हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं, जो कि प्राइस में अगले 1 से 2 महीने तक भी चल सकता है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि नीचे में $75, ऊपर में $83-84 ये WTI का रेंज रहेगा। डोमेस्टिक स्तरों की अगर मैं बात करूँ तो 6400-450 ऑन द लोअर साइड एंड 7000 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में अगले 1 से 2 महीने ट्रेडिंग होते हुए नजर आएगी। तो एक क्लियर डायरेक्शनल बायस फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा है क्रूड ऑयल प्राइस। ओके, तो यानी क्लियर डायरेक्शन क्रूड को लेकर नजर नहीं आ रहा है। बीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी अगले 1 से 2 महीने में क्रूड की, और क्या रेंज आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? जैसे नवनीत भाई ने बताया वो सही है कि बेसिकली हिसाब से ये बाइपोलर मार्केट है, जो हम बार बार इसको 5500-7000 देख रहे हैं, और नाइमेक्स के टर्म में बार बार हम इसको 70, 85 या 90 के बीच में देख रहे हैं। क्योंकि ओपेक मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है, डिमांड डिस्ट्रक्शन वाली बात, वो मार्केट को ऊपर में बढ़ने से रोकता है। गोइंग फॉरवर्ड शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा कोलैप्स शायद आ सकता है। ओके, यानी आगे चलकर एक बड़ी गिरावट की भी संभावना बन रही है। बीरेंद्र सर, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। चीन के जो नंबर्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर हो, तमाम नंबर्स इनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं, और डिमांड को लेकर चिंता तो बनी हुई है बेस मेटल्स में। क्या लग रहा है किस तरह की चाल पोजिशनली, अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है खरीदारी या बिकवाली के लिए बेस मेटल्स में, तो वो कौन से काउंटर्स है जहाँ पे खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए मेटल्स में? यहाँ मार्केट काफी डिसलोकेशन में है। जैसे LME में एल्यूमिनियम का जो स्टॉक है, तो अभी 88% माल रशियन ओरिजिन का है। तो वो कंसंट्रेशन जो बना है वो कोई इवेंट को जन्म दे सकता है। साथ ही साथ कंटेंगो जिसको बोलते हैं ब्याज बदला, वो 15 साल का हाई हो गया है, करीबन $55 का कंटेंगो है। तो यहाँ में भाव तो काफी नीचे है, फिर भी मैं शॉर्ट बायस जाना प्रिफर करूंगा। तो 200 के आसपास हम एल्यूमिनियम शॉर्ट कर सकते हैं, 207-8 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 175-180 के आसपास का रख सकते हैं। ये 1-2 महीने का व्यू है। ओके, नवनीत जी, आपका नजरिया क्या है बेस मेटल्स को लेकर, और आपकी टॉप पिक पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या होंगी? मेरी टॉपिक बीरेन भाई के साथ साथ इन सिंक में है, और एल्यूमिनियम में जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ब्याज बदले का कारोबार है वो इंड्यूस करेगा कि और मटेरियल LME वेयरहाउस में आते जाए, और जिसके चलते एक दबाव का माहौल एल्यूमिनियम प्राइसेस में रह सकता है। तो वन ऑफ द पिक वुड बी एल्यूमिनियम सेल। हाउएवर थोड़ा सा कॉन्ट्ररी पिक लूंगा यहाँ पर बेस मेटल में, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफी सारी नेगेटिव बेस मेटल प्राइसेस को ऑलरेडी दबाव में ला चुकी है, और हमने करीब करीब $8600 $8800 से करेक्ट होते हुए कॉपर के प्राइसेस को काफी नीचे लेवल पे LME पे आते हुए देखा है। डोमेस्टिक स्तरों में भी अब हम 760 765 के आसपास से 725 के आसपास आ चुके हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर अगर 2
2% की गिरावट यानी 710 के आसपास आवे तो एक बाय की रणनीति बनानी चाहिए 690 के स्टॉप लॉस से। आने वाले कुछ दिनों में हम 750 760 तक के स्तर फिर से कॉपर में देखेंगे। लार्जली मुझे लगता है चाइना आएगा, कुछ डिलीवर करेगा, ये उम्मीद करीब करीब 5 से 6 महीने से मार्केट को प्रभावित करके रखी है और कहीं ना कहीं छोटे मोटे अनाउंसमेंट देखने मिले हैं। हालांकि प्रॉपर्टी सेक्टर में अब जो स्ट्रेस देखने मिल रहा है, हमने देखा है टाइम एंड अगेन चाइना जब ही पेडल पे शिफ्ट करता है जब प्रॉपर्टी में थोड़े से कंसर्न होते हैं और ये कंसर्न अगर थोड़े से एग्रेवेट हुए तो चाइना की तरफ से आप कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट देखेंगे जो मेटल प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकता है। तो एक हो सकता है एल्यूमिनियम सेल तो एक से 1.5 महीने के लिए और दूसरा बेट होगा कॉपर में बाय करने की स्ट्रेटेजी जो कि करीब करीब यहाँ से 5 से 7% अपसाइड दिखाती है। ओके, यानी एल्युमिनियम सेल और कॉपर बाई की रणनीति नवनीत जी की तरफ से। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। बीरेन सर, जिस तरह की चाल मसालों की दिखी है, क्या लग रहा है इस तरह के रनअप के बाद किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और मसालों में को 1 से 2 महीने के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह की चाल रहेगी मसालों में आगे? काफी शेलो मार्केट है तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पर्टिकुलर जीरा में मुझे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिख रहा है। मीन्स कोई ऊपर में स्मार्ट मनी है, हल्का हल्का ऑफलोड हो रहा है। गवार नेचुरली वेदर ड्रिवन मार्केट है तो मीन्स धूप छाव का सट्टा है ये, तो दोनों की मूव दोनों साइड की आती रहेगी। बट प्रिफर्ड बेट मेरा ये रहेगा कि डिफर मंथ अक्टूबर टर्मरिक में शॉर्ट प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ कैश कैरी काफी लुक्रेटिव है। करीबन 1000 रुपया का ब्याज बदला है अक्टूबर दिसंबर का, तो हल्दी में मैं शॉर्ट बायस रहूंगा। जीरा एक्सट्रीम वोलेटाइल होने के कारण मैं फिलहाल इसमें साइडलाइन यानी फैंसी रहूंगा। ओके, कैस्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है वीरेन जी? कैस्टर में हल्की सी डाउनसाइड दिख रही है क्योंकि ये मोस्टली चाइना डिपेंडेंट है इसमें, क्योंकि 60% माल हमारा चाइना जाता है और वहां से इस भाव पे थोड़ी डिमांड कम हो गई है। अराउंड मैं समझता हूँ यहाँ से 400-500 रुपये की डाउनसाइड इसमें बची है अभी। ओके, तो चलिए वीरेन जी के आपने एग्री पिक भी सुने, नॉन एग्री पिक भी सुने। नवनीत जी ने भी नॉन एग्री पे अपनी मार्केट पे पूरी राय पोजिशनली नज़रिए से रखा है। लेकिन आइए केडिया जी को भी सुनते हैं। केडिया जी से हमने खास बातचीत की थी, वो भी एग्री मार्केट को लेकर उनकी टॉपिक अगले 2 महीने के लिए एग्री मार्केट में क्या है, आइए सुन लेते हैं। सर अब भाव की बात कर लेते हैं क्योंकि एग्री मार्केट को लेकर जिस तरह की हलचल और हाल के दिनों में जिस तरह से वापस से तेज़ी दिखनी शुरू हो गई है, क्या लग रहा है कि पोजिशनली मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है कमोडिटी विशेष का, मैं इसमें पोजिशनल व्यू ही आपका जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम, क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी अगले 1 महीने में, क्या टारगेट आप देख रहे हैं 1 महीने का? देखिए उसमें गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ज़्यादा करके हमने जनवरी में 6600 का लेवल गवार सीड में देखा, जिसके बाद मार्केट काफ़ी पैसिमिज्म में पहुंच चुका था। मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं था। बट बिल्कुल पिछले 1 महीने में हमने देखा बरसातों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि गवार और बरसात दोनों साथ साथ चलती है और जिस ढंग से हमने जुलाई मंथ में देखा बरसात काफ़ी अच्छी थी, बट अगस्त सितंबर में माना जा रहा है कि बरसात एक कमज़ोर होगी जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रहेगा। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट की डिमांड है वो गवार गम में हमें लगता है सुधरता हुआ दिखाई देगा। वाई कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एक ब्रेकआउट जो मार्केट में आना था 5800 के ऊपर वो आ चुका है और हमने भी देखा कि मार्केट में एक अच्छा माहौल बन रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक अगर हम अगले 1 से 1.5 महीने की बात करें, क्रॉप अक्टूबर में आती है, तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बैर मिनिमम 6600 का लेवल। बट अगर मार्केट में यही मानसून का अपडेट या साथ में एक्सपोर्ट की डिमांड ये सब इंप्रूव हो जाती है तो हो सकता है हम 7000 तक का भी लेवल हम गवार सीड में देख पाए। वहीं अगर गवार गम की बात करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो पिछले 6 महीने के अंदर हमने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड रिसेशन के दौर पे गुजर रहा है, जिसकी वजह से कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी। हमें उम्मीद है कि ऑयल एंड गैस के अंदर अगर यूएस गवर्नमेंट फंडिंग्स बढ़ाती है तो डेफिनेटली एक कंजम्पशन जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमें लगता है कि गवार गम 13,200 का लेवल तोड़ते हुए 14 साढ़े 14 के लेवल पे पहुंच सकता है। कब ये 1 महीने का व्यू है? ये डेफिनेटली अक्टूबर तक का अगर हम व्यू लेके चले तो मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर में काफ़ी अच्छी बाइंग रहेगी। यानी 14,000 के ऊपर ग्वार गम और 7,000 के ऊपर ग्वार सीड अक्टूबर तक के लिए ये टारगेट केडिया जी की तरफ से आ रहे हैं। अब मसालों की बात कर रहे थे, जिस तरह की रैली दिख रही है, हल्दी हो, जीरा हो, धनिया में भी अच्छी तेजी आ चुकी है, इन तीनों को लेकर क्या टारगेट है?
देखिए, सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो जीरे ने हमने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 20,000 वाली कमोडिटी हमने 64,000 तक का लेवल देख चुके हैं। फंडामेंटल मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी नई जो क्रॉप आने वाली है वो मार्च में आने वाली है। तो एज ऑफ नाउ हम देखेंगे हम शॉर्टेज में ही रहेंगे, बट शॉर्ट पीरियड में काफ़ी बड़ी तेज़ी आने की वजह से मुझे लगता है इस बार सोइंग का एरिया काफ़ी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट का अपर साइड जो कैप है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो आई डोंट थिंक कोई बड़ा फ्री फॉल आएगा, एरिया तो बढ़ेगा बट ऊपर में मुझे लगता है कि ये 66 68 का जो जोन है वो दिखा सकता है। बट सितंबर में जैसे जैसे सोइंग के अपडेट आएंगे, प्राइजेस में वापस ठहराव आ जाएगा, गिरावट आना चालू हो जाएगी। तो बड़ी यहाँ से मुझे पर्सनली 66 68 के ऊपर सस्टेनेबल तेज़ी नहीं लगती। वहीं अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में भी जैसे उम्मीद थी वैसे हमने करीबन 18,000 का लेवल मोटा मोटी छूते हुए देख चुके हैं। 6,500 का भाव हमने अप्रैल में देखा था। तो सोइंग में लगभग 30-35% की गिरावट बताई जा रही है। एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट एकाएक जो भाव में बड़ी तेज़ी आई उसके बाद मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, एक छोटा करेक्शन आना चाहिए। जो 13-13,500 का एक वाजिब भाव या हम फेयर प्राइस बोल सकते हैं। हायर साइड में मुझे लगता है कि 20,000 तक का लेवल देख पाएंगे हम लोग। एंड लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करें तो एक्चुअली अगर धनिया की बात करें तो हमने पिछले साल काफ़ी बम्पर क्रॉप देखी थी, इंपोर्ट देखी थी, जिसकी वजह से भाव करीबन 6,000 तक पहुंच चुके थे। जिस ढंग से जीरे में और हल्दी में तेज़ी आई उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने धनिया में भी बनते हुए देखा। बट धनिया में कैरी और स्टॉक काफ़ी अच्छा होने की वजह से अपसाइड थोड़ा सा ठहराव रहेगा। रिसेंटली हमने देखा 8,000 का भाव छूने के बाद प्राइजेस 7500 तक आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट है। 7,000 7,100 का लेवल दिख सकता है। जैसे ही सोइंग में कमी की न्यूज़ आएगी, क्योंकि फार्मर का शिफ्टिंग डेफिनेटली जीरे की तरफ रुझान ज़्यादा होगा तो उसकी सोइंग में इम्पैक्ट आएगी। तो 7,000 तक का एक बार लेवल मिलता है तो वहाँ से एक बाइंग बनती है, जो मुझे लगता है कि अगर हम अक्टूबर नवंबर तक की बात करें तो प्राइजेस फिर से 8,500 तक का लेवल दिखा सकता है। बट जीरे और हल्दी में जिस ढंग से तेज़ी बनी हुई है, धनिया में थोड़ी रुक कर आएगी, क्योंकि कैरी और स्टॉक हमारे पास काफ़ी है। यानी धनिया की जो अगर चाल आप देखें तो 7,000 से नीचे जाता हुआ केडिया जी को नहीं लिख रहा, और 7,000 अच्छा लेवल है बाइंग में। हालांकि प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर तक ये 8500 रुपये तक धनिया जा सकता है। हल्दी को लेकर का जो रेंज है वो 13,000 से 20,000 है, यानी 13,000 के आसपास आप खरीदें और 20,000 ऊपर की तरफ हल्दी जा सकती है। और धनिया इनको लगता जीरा इनको यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रख ली है। जीरे में 67,000 से 68,000 रुपये तक जीरा अगले 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। दो और कमोडिटी बच गई है, कॉटन सीड, कॉटन केक। इसको लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह के टारगेट अगले 2-3 महीने में यहाँ पर दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आइस कॉटन की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने रिसेंटली देखा था कि लास्ट ईयर जो 150 सेंट के करीब जाने के बाद प्राइजेस लगभग 70 सेंट के आसपास का बेस बना चुका है। पिछले 5-6 महीनों के अंदर प्राइजेस में एक सीमित दायरा बना हुआ है जो 75 से 85 सेंट के बीच में ही मूव कर रहा है। बट जिस ढंग से वेदर कंडीशन यूएस में काफ़ी हॉट वेदर्स है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यील्ड में काफ़ी ड्रॉप आ सकता है। वहीं चाइना में भी हमने देखा था बीच में ऑफलोडिंग हुई थी, बट अब कहीं ना कहीं चाइना वापस रिकवरी के मोड पे है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अब क्रॉप जो लग चुकी है, बट जो जितनी बरसाती हुई है, अब डैमेजेस की जो रिपोर्ट आ रही है धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं यील्ड के लॉसेस की वजह से भाव को सपोर्ट करेगा। बट इंपॉर्टेंट जो रहेगा अगले 3 महीना वो रहेगा डिमांड को लेकर, बिकॉज पिछले 6-8 महीनों में हमने डिमांड में काफ़ी कमी आती हुई देखी, जिसकी वजह से भाव सीमित दायरे में। तो कुल मिलाकर अगर मैं आइस कॉटन की बात करूँ तो मुझे लगता है एक बार अगर 90 सेंट के ऊपर प्राइस निकलता है तो 110 सेंट तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो लिमिटेड वे में धीरे धीरे चलेगा, बट 66,000 तक का लेवल कॉटन कैंडी दिखा देगा M6 में। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो तेज़ी बन रही है और लोअर लेवल पे हमने इसमें तेज़ी बनते हुए देखी। रिसेंटली हमने हफ्ते भर में 2300 से 2600 तक के लेवल बनते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट हम अगस्त में देख पाएंगे, बट 2350-2400 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हायर साइड में मुझे लगता है कि 2800 तक का लेवल हम अक्टूबर एंड तक देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पिछले 1 साल से जो पेसिमिज्म बना हुआ था उससे बाहर निकलता हुआ मार्केट दिखाई देगा। यानी कॉटन और कॉटन केक दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव व्यू केडिया जी का नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ 2300 और ऊपर की तरफ 2800 रुपये कॉटन केक के लिए। और कॉटन धीरे धीरे जैसे जैसे आइस कॉटन में तेजी आएगी, घरेलू बाजार में MCX पर भी 65,000 से 66,000 प्रति कैंडी के भाव अक्टूबर तक कॉटन में दिख सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला कमोडिटी विशेष के लिए। तो आपने ये पूरी पिक सुनी, पोजिशनल राय सुना कि अगले 2 महीने से लेकर दिवाली तक किस तरह का नजरिया पूरे ही कमोडिटी मार्केट को रहेगा। लेकिन हमने ग्राउंड पर भी बात की किसानों से लेकर, किसानों की क्या तैयारी है और कैसे वो
प्रधानमंत्री की जो विजन है कि कैसे किसानों की आमदनी दोगुना किया जाए, इसमें किस तरह से काम हो रहा है, इंडस्ट्री कैसे मदद कर रही है और किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, वो सबसे पहले सुनाते हैं। हमने कर्नाटक के कुछ किसान से बात की, मैरीगोल्ड फार्मर से, उनको कैसे आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है और इंडस्ट्री उन्हें कैसे मदद कर रहे हैं। पहले किसानों की वॉइस सुनते हैं। खेती किसानी में तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद कई सारे ऐसे देश के किसान हैं जो इन चैलेंजेस को पार पाते हुए लगातार अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। मैं हूं कर्नाटक के हासन इलाके में, जहां पर कुछ किसान भाई हमारे साथ है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका सर? शिवाजी सर। शिवाजी, आप मैरीगोल्ड की खेती कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से, क्या आपकी इनकम इस खेती से बढ़ी है क्या पिछले कुछ दिनों में? मैं इस गांव में 5 साल से कर रहा हूँ ये इसमें बहुत बड़े है फसल में। 5 साल पहले जिस तरह की इनकम होती थी और इस खेती में आने के बाद से क्या आपके इनकम को बढ़ाने में मदद मिली है इस खेती से? हाँ, मदद मिलता है इसको बहुत महीना है। ओके, तो आप कैसे करते, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेती हो रही है सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेती कर रहे हैं, यानी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको इसको उपज करने के लिए बोलती होगी, उस हिसाब से आप खेती करते होंगे? नहीं, मेरे मन से कर रहा हूँ इसको। लेकिन इसमें सपोर्ट क्या मिल रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर जो कंपनी आती होंगी वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बहुत सारा सपोर्ट करता है, वो बीज देते हैं, गोबर देता है, औषध देता है, सभी देता है। ओके, और रिस्क कौन उठाता है? ये अगर खेती किसानी में तमाम तरह के रिस्क भी होते हैं, जोखिम होते हैं, उस रिस्क को कौन उठाता है? वो मेरा ये ना, वो क्या बोलता है, एजेंट है ना, वो मिलता है वो। ओके, जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ वो आपके रिस्क का वहन करते हैं। पहले जो खेती करते थे वहाँ पे कितना बचता था पर एकड़ अगर बात करें तो कितना आपको बचत होता था पहले की खेती? बचत है वो वो क्या है ना, क्या वो बेरे फसल से ये फिक्स्ड रेट है। ये तो फिक्स्ड रेट है। हाँ। सभी ये कोई स्टार्ट करता है ना, स्टार्ट कर लास्ट हो जाए तो को फिक्स्ड रेट है। मेरे खेती में क्या दूसरा फसल आता है ना, वो फिक्स्ड नहीं रहता। ओके, तो ये हमारे किसान भाई थे कर्नाटका के जो इस तरह की खेती कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह की खेती देश के बाकी राज्यों में भी हो, ताकि जो प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाए, अगर इस तरह की खेती होगी तो 2 गुनी क्या 3 गुनी और 4 गुनी भी यहाँ से हो सकती है। तो आपने देश के किसानों को सुना, कर्नाटक के किसान थे, मैरीगोल्ड के किसान थे। उनका यही कहना है कि मैरीगोल्ड की खेती से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से खेती करवा रही है, क्या वो दूसरे हिस्से में भी इस तरह की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं? क्या ये संभावनाएं बन रही है कि देश के बाकी हिस्सों में भी जाए, इसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाए और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करे? सिर्फ मैरीगोल्ड ही नहीं, दूसरे फसलों के लिए भी क्या आमदनी बढ़ाने का एक नया दरवाजा खुल सकता है? चलिए सबसे पहले उस मैनेजमेंट की वॉइस सुन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई ग्राउंड पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमारे साथ ओमनी एक्टिव के चेयरमैन मिस्टर संजय मारीवाला है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के लिए। सर, कैसे आप काम करते हैं मैरीगोल्ड के किसानों के साथ, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं उन किसानों के साथ? हम क्या करते हैं कि हम जब शुरू किया उसको तभी हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, थोड़े से प्रयोग करने पड़े। किस तरह के एक्सपेरिमेंट? पहले तो उनको बोला कि हम आपको सीड बेचेंगे, तो उन्होंने बताया कि सीड बेचोगे फिर हम पैसा दे देंगे, फिर आप लेने को नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने दूसरा हमने बोला कि हम लोग आपको सीड देते हैं और फिर लेने को आ जाएंगे और तभी भाव तय करेंगे, तो सीड फुकट में देंगे। तो बोलते हैं नहीं वो भी भाव तभी करोगे, हमको पता नहीं चलेगा क्या कैसे होगा धंधा, कि भाई क्या भाव दोगे आप, अगर हमें फंस गया तो क्या होगा। तो पहले तो 2-3 साल उसमें निकल गए हमारे, वो सब तय करने में। बाद में एक मॉडल अच्छा फिट हो गया कि भाई हम आपको पहले से भाव देते हैं, पहले से आपको सीड देते हैं और आप हमें जो आपकी फसल ठीक हुई तो सीड का पैसा काट के हमें फसल का हम पैसा दे देंगे आपको। ओके, 1 एकड़ अगर कोई किसान मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की अगर खेती करता है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी? उसको रफली 15-20 हज़ार रुपए का कॉस्ट पड़ती है। 15-20 हज़ार रुपए के कॉस्ट एकड़ में के। उनकी आमदनी कितनी होती है? और उसके सामने अगर उसकी यील्ड जो अगर इस तरह का फार्म हो, ये जो खेत आप देख रहे हैं आपके सामने, हाँ। इसमें हमारे हाइब्रिड लगी हुई है। ओके। स्पेशल हाइब्रिड हमें जो बनाई है, हमारी कंपनी ने जो बनाई है वो लगी हुई है। इसमें 7-8 टन एकड़ का मिलता है ओके, पूरी फसल में। ओके। एक फसल में वो 3 महीने में 3 महीने में 8 टन मिल गया और हम उसको 8 या 9 रुपया देते हैं 1 किलो के। ओके, तो 8-9 रुपये दे दिए और अब 8 टन लगाया तो आप 8 टन का हिसाब कीजिए उसको कितना मिल गया,
64,000 रुपए मिल गया, यानी 20,000 रुपए लगा के 64,000 रुपए मिल गए। 15,000 रुपए लगा के 64,000 रुपए मिल 64,000, रहा यानी उनकी 44,000 रुपए एक एकड़ पे Absolutely, बचत। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शुक्रिया संजय मारीवाला साहब, आपने you. वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश शुक्रिया। को, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसान खुश है, कई सारे किसानों से बात हुई थी, और अगर वो खुश है, अगर ये मैसेज बाकी किसानों तक पहुंचता है, डेफिनेटली उनको भी इसका उनको भी इसका फायदा फायदा होगा, होगा। और आपका भी कारोबार का दायरा बढ़ेगा, और आपके साथ साथ दूसरी कंपनियां भी इस तरह का काम करेंगी, ये बहुत important और है। पूरी इंडस्ट्री एक तरह से फ्लरिश करेगी। यही मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ। ओके, शुक्रिया Thank you सर। जी, शुक्रिया। तो खेती किसानी में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, किस तरह से नए इनोवेशन हो रहे हैं, आपने सुना, और क्या तैयारी इंडस्ट्री की हो रही है, किसान कैसे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कमोडिटी विशेष की इस खास पेशकश में आपने सुना, पोजिशनल नज़रिए से, ट्रेडर्स के लिहाज से आपने पूरी बातें सुनी, और खेती किसानी के लिहाज से भी पूरा नज़रिया आपने सुना। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। शुक्रिया बीरेंद्र सर आपका, और नवनी जी आपका, आप लोगों ने हमें वक्त दिया।